एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीटेट 2019 7 जुलाई का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। आज इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस रहेंगे सीडीपी के। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे इस चैनल पे सीरीज़ चल रही है सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर सीटेट में पूछे गए हैं। उसी प्रकार अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियो आने वाले हैं 30 क्वेश्चन, जैसे कि मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट साइंस, इंग्लिश, संस्कृत एंड हिंदी, तो उन पे भी वीडियो आने वाले हैं। एंड अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा जो 8 दिसंबर 2019 सीटेट एग्ज़ाम का है, प्राइमरी लेवल पेपर 1 का सीडीपी के 30 क्वेश्चंस उसमें का सोल्यूशन बताया गया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जाकर देख लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है जो RT 2009, उसने इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। जी हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, तो आपका आंसर है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर 1। तो आज जान लेते हैं कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। जिस कक्षा में एक ऐसी कक्षा जिसमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से सामान्य तथा असामान्य बालक एवं बालिकाएं एक साथ सामान्य शिक्षा ग्रहण करते हैं, वह कक्षा या वह शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। यह किस प्रकार की शिक्षा की विचारधारा है। ऑप्शन 1 मुख्यधारा शिक्षा, ऑप्शन 2 विशेष शिक्षा, ऑप्शन 3 बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, ऑप्शन 4 समावेशी शिक्षा। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताया है कि तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जी हाँ, समावेशी शिक्षा की यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, एक शिक्षक को चाहिए कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन है। वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, किसी विशेष समुदाय या वर्ग के संस्कृति वाले बच्चों को बढ़ावा दे, गलत। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता तथा विविधता की अनदेखी करना, गलत। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, ये सही लग रहा है। ऑप्शन 4 देखते हैं। तब तक वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम दे, तुलना करना, गलत। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। एक शिक्षक को चाहिए कि वह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। मतलब एक कक्षा में सभी वर्ग के बच्चे बैठते हैं, उनकी संस्कृति, सभ्यता, उनकी भाषा अलग होती है, तो सभी की संस्कृति, भाषा, सभ्यता की को महत्व देना चाहिए तथा सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। पहला ऑप्शन है, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। याद करना बुक से इस तरह से बच्चे कभी नहीं सीख सकते हैं प्रभावी रूप से। वे श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए नकल करते हैं, नकल करने से भी नहीं। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन 4 है, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। नियंत्रित करना भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बच्चे प्रभावी रूप से तब सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वो हर एक्टिविटीज़ में अगर पार्टिसिपेट करते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, वो करो। टीचर नियंत्रण नहीं कर सकता है बच्चे पे, टीचर कंट्रोलर नहीं बन सकता, क्योंकि टीचर फैसिलिटेटर होता है, सुविधा करता होता है। तो टीचर का कर्तव्य है कि बच्चे की समस्या का समाधान रखे, उनकी जो है समस्या को सुने, समझे और उसका समाधान निकाले। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। प्रभावी रूप से तब सीखेंगे जब वे खुद से अपने आप से गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए, गलत है। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत। रोकना चाहिए, गलत। ऑप्शन नंबर 4 पूछने के लिए प्रेरित, जी हाँ, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए। उनको ये नहीं कि वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे, उनके मन में कोई जिज्ञासा है लेकिन वह आपसे पूछ नहीं रहे हैं, तो अध्यापक का फ़र्ज़ है कि वह बच्चों को प्रेरित करे प्रश्न पूछने के लिए, ताकि वह बच्चे की समस्या को जान पाए और उसकी समस्या का समाधान कर पाए।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? यानी इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सार्थक अधिगम होने की मुख्य प्रक्रिया नहीं है, बाकी 3 प्रक्रिया होंगी। तो देखते हैं। सार्थक अधिगम मतलब कि मीनिंगफुल लर्निंग, बच्चे ऐसा सीखे जिसका कोई मतलब हो। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग की कौन सी प्रक्रिया नहीं है? पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस करना। तो देखिए, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग उन्होंने एक अपने सिद्धांत के नियम में बताया है कि अभ्यास एवं त्रुटि से सीखते हैं। तो ये तो ठीक है, यानी ये एक प्रक्रिया हो गई है सार्थक अधिगम की। दूसरा है निर्देश एवं संचालन। निर्देश एवं संचालन यानी कि अगर टीचर बच्चे की किसी तरह हेल्प करता है, उसको हिंट देता है, उसको निर्देश देता है कि ये इस तरह से करो, उसके अगर हेल्प, जैसे वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आप जाएँ अगर, तो जो वहाँ पे स्कैफ फोल्डिंग बताई गई है, स्कैफ फोल्डिंग के बारे में बताया गया है, जिसको हम टेम्परेरी हेल्प बोलते हैं। तो उस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत बताया है कि जैसे कि बच्चा कोई साइकिल चलाता है तो उसको पीछे से थोड़ा सा धक्का लगाया जाता है ताकि बच्चा साइकिल चलाना सीख ले, बाकी आगे का उसका काम है सीखने का। तो एक तरीके से टेम्परेरी हेल्प देना। तो अगर इस प्रकार से टीचर निर्देश एवं संचालन करता है तो बच्चा सीखेगा। तो ये भी एक सार्थक अधिगम की प्रक्रिया है। तीसरा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, यानी कि बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, खुद से कुछ कर रहा है और टीचर से इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब टीचर से अगर उसकी कोई समस्या है वो खुद इन्वॉल्व होकर पूछ रहा है और टीचर इन्वॉल्व हो रहे हैं स्टूडेंट में कि हाँ बताइए क्या समस्या है, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं तो इस प्रकार और उनकी समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन 3 भी सही है सार्थक अधिगम का। फोर्थ ऑप्शन है कंठस्थीकरण एवं स्मरण, यानी मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, याद करना। ये इससे के सार्थक अधिगम, इससे आपके मीनिंगफुल लर्निंग कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को उठाकर रट ले रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा 6 क्वेश्चन का कि कंठस्थीकरण एवं स्मरण मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो सार्थक अधिगम की कंठस्थीकरण एवं स्मरण प्रक्रिया नहीं होती है, इससे सार्थक अधिगम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? स्तंभ खा किस प्रकार के बच्चे हैं, स्तंभ खा में उसकी विशेषताएं बताई गई। अगर कोई प्रभावशाली बच्चा है तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको करेक्ट चूज़ करना है। यहाँ पे स्तंभ का में दे रखा है कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उसमें से टिक करना है इनकी क्या विशेषता है, ABCD। तो इसकी प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है D ऑप्शन, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, ये प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। दूसरा पूछ रहा है इसमें अधिगम अशक्तता, अधिगम यानी लर्निंग डिसेबल्ड, तो इसके संग ये A ऑप्शन के संग जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। तीसरा है सृजनात्मक क्रिएटिविटी, तो ये ऑप्शन B के संग जाएगा, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। अगर बच्चा सृजनात्मक है, क्रिएटिव है तो मूल समाधानों के बारे में, ओरिजिनल सॉल्यूशंस के बारे में सोच सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है अवधान कमी अति सक्रियता व्यक्तिक्रम, यानी कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक टाइप की ऐसी डिसीज़ होती है, डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन पढ़ने में नहीं बनता, उसका मन विचलित होता है। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर C के साथ। 4 जाएगा ऑप्शन नंबर C के साथ, जिसका आंसर है आसानी से विचलित होने की आदत। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों की गलतियाँ। अगर बच्चे कुछ सीखते हैं तो उस बीच शिक्षण अधिगम में अगर बच्चे गलतियाँ करते हैं तो वो क्या है? ऑप्शन 1 बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए कि अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, मतलब बच्चे गलतियाँ कर ही नहीं सकते, गलत। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है, ये सही लग रहा है। ऑप्शन 3 देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, तो गलतियाँ करना उसको आप महत्व ही नहीं देंगे, तो ये भी गलत है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे लापरवाह हैं, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर। बच्चों की गलतियाँ अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। अगर बच्चे गलतियाँ करते हैं तो उससे पता लगता है कि उनकी सीखने में उनको क्या समस्याएं आ रही हैं, और अगर बच्चे खुद से अपने आप से कोई सवाल करेंगे तो उसमें अपने आप से कोई कोशिश करेंगे तो उसमें गलती होना या ना होना, ये इसको अच्छे तरीके से लेना चाहिए कि हाँ अगर बच्चे गलतियाँ करने तो ये नहीं कि पनिशमेंट दे दो उनको कुछ भी।
अगर बच्चे कुछ सीखेंगे तो उसमें गलतियाँ करेंगे ही करेंगे। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। जी हाँ, मूल्यांकन असेसमेंट करना बच्चों का ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का देखिए सीबीएसई के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने 2009-2010 में सीसीई दिया है, जिसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूअस एवोल्यूशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इससे यह पता चलता है कि अगर बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा तो उससे फीडबैक मिलेगी कि बच्चा क्या सीख रहा है, उसने कितना सीखा है, जिससे टीचर की हेल्प होगी, जिससे टीचर को इसमें सहायता मिलेगी कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है और अध्यापक से क्या गलती हो रही है सिखाने में, उसके क्या मेथड है। तो इस तरीके से फीडबैक मिलेगी। अगर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है तो मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, मतलब कि होता रहना चाहिए कॉन्टिन्यूस। ये नहीं कि एकदम से बोर्ड कर दी है, एकदम से पेपर कर दिए जैसे बच्चे पे प्रेशर पड़ जाए। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, गलत। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, ये भी गलत है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। जी हाँ, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक, तभी बच्चा या कोई इंसान कंस्ट्रक्टिविस्ट होगा जब वह एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, वो क्या होगा, सक्रिय होगा और सामाजिक होगा। जैसे वाइगोस्की के अनुसार जो उन्होंने सोशल एंड कल्चरल थ्योरी दी है, तो उन्होंने संरचनावाद पर बात करी है कि किस तरीके से सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया में रह करके उसका सामाजिक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में है, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तो विद्यार्थी, जैसे कि मान लीजिए शिक्षक ने बच्चे को मेहनत करके अपने अच्छे मेथड से पढ़ा दिया है, समझा दिया है, अपनी पूरी मेहनत लगा दी है और बच्चों के समझ में आ रहा है, तो अगर एक शिक्षक बच्चे से उम्मीद करता है कि वह बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, वह बच्चे से कहता है कि मुझे तुमसे जो है तुम्हारी योग्यता पे बिल्कुल भरोसा है, तुम अच्छा जो है सफलता से करोगे इस काम को और ये सवाल कर लोगे, तो इससे बच्चे पे क्या असर पड़ता है? ऑप्शन 1 निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के किसी भी तरह का प्रयास करना बंद करते हैं, गलत। का उत्साह भंग हो जाता है, ये भी गलत है। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, गलत। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। अगर बच्चे से टीचर ये कहेगा, जब टीचर ने पूरी तरह से अपनी मेहनत कर ली है, उसको अच्छे से समझाया है, तो अगर बच्चे की समझ में आ रहा, तो अगर टीचर एक तरीके से मोटिवेट करना, ये मोटिवेट करने का टीचर का मेथड है बच्चे को, कि ताकि बच्चे मोटिवेट हों सीखने के लिए, तो सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होंगे बच्चे इस प्रकार से। अगर टीचर का सकारात्मक विश्वास है, वो उनको मोटिवेट करने का मेथड है बच्चे के सामने ये कह के। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? मतलब एक समस्या का समाधान करने के लिए, प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए शिक्षक क्या कर सकती है बच्चों को बनाने के लिए? आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पाठ्य पुस्तक में से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास करवाएं, मतलब एक ही प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं जारी से प्रैक्टिस करके, तो ये तो गलत है। इससे तो बच्चा कभी नहीं बन सकता प्रभावशाली समस्या समाधान करता। ऑप्शन 2, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, मतलब कि पाठ्य पुस्तक में जो भी दे रखा है उनसे कह दिया कि चलो याद करके आना, ये तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को समस्या के बारे में सहजनुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। ऑप्शन 4 देखते, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान, मतलब कि कहना कि जो जो किताब में आपके लिखता है इसके आंसर कायदे से कॉपी पे अच्छी राइटिंग में लिख कर लाइएगा। इस तरीके से बच्चे प्रभावशाली
तरीके से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन 4 भी गलत हो जाए, ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। जी हाँ, बच्चे तभी प्रभावी रूप से सीखेंगे जब टीचर उनको पूरा मौका देगा समस्या का समाधान करने के लिए, चाहे उस समाधान पहली बार या दूसरे कितनी बार भी वो गलत करें, उस समस्या का समाधान कितनी बार भी उसमें गलतियाँ करें या कुछ भी, पर उनको खुद से अनुमान लगाने के लिए कहना चाहिए, ताकि वे अपने सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें बच्चों को। इस प्रकार से शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी 3 इज़ राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थी को स्वयं पहल व प्रयास पर शामिल है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है, कौन सी विधि का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी स्वयं से अपने आप से उस समस्या को हल करने की शुरुआत करता है? निगमनात्मक विधि यानी डिडक्टिव मेथड। ऑप्शन 2 है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि यानी चाइल्ड सेंटर्ड जो मेथड होता है। परंपरागत विधि ट्रेडिशनल मेथड। अंतर्वैयक्तिक विधि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर ऐसी विधि जिसमें बच्चा स्वयं से पहल करता है वह है अधिगम करता है यानी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड। इसमें बच्चा स्वयं से पहल करता है समस्या का समाधान करने के लिए। बाकी निगमनात्मक विधि है, ये इसमें नहीं होगी क्योंकि ये तो जनरल से स्पेसिफिक के लिए होती है, इसमें पहले फॉर्मूला बताइए उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। इसका यहाँ पे कोई यूज़ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा प्रश्न है एक कौन सी विधि जिसमें बच्चा स्वयं से पहल करता है समस्या का समाधान करने के लिए, तो वो है सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हाथों उत्साहित महसूस करते हैं, मतलब डीमोटिवेट महसूस करते हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो महसूस करते हैं कि वो कर ही नहीं सकते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से तुरंत गिव अप कर देते हैं। तो ये किस प्रकार के सिद्धांत को दर्शाती है? ऑप्शन 1 संज्ञान। ये कहती है कि संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, यानी कि आपके इमोशंस और आपके कॉग्निशन जो है वो संबंधित नहीं है, आपकी भावनाएं जो हैं वो आपसे आपकी जो दिमाग की क्रियाएं हैं उस पर असर नहीं डालती हैं। दूसरा है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। यहाँ पर ये ऑप्शन तो दोनों गलत हो रहे क्योंकि यहाँ पे अनुवांशिकता पर्यावरण की बात ही नहीं है। रही बात ऑप्शन 1 की, ऑप्शन 4 संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं भावनाएं एवं जो संज्ञान है वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं यानी सन्निहित होते हैं आपस में। तो उस प्रकार से जैसे यहाँ पे कंडीशन में देख रहे हैं कि अगर बच्चा परेशान है, डीमोटिवेट है, तो वो कैसे कोई करेगा, तो तुरंत वो प्रयास करना छोड़ देगा। तो इसीलिए संज्ञान या अगर वो मोटिवेटेड है तो वो प्रयास करेगा। तो संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ये सिचुएशन दर्शा रही है कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। अगर बच्चा मोटिवेटेड है तो वो प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? प्राथमिक समाजीकरण का कौन सा माध्यम है? देखिए प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम विद्यालय है, सरकार है, मीडिया है, परिवार है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम परिवार होता है और द्वितीय समाजीकरण का माध्यम विद्यालय, सरकार, मीडिया। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव की जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ये तो कुछ नहीं पढ़ा गया जीन पियाजे में, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, मतलब क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी में बच्चा सोच रहा है, कितनी क्वांटिटी में एक वयस्क इंसान सोच रहा है, ये अलग होती है, से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, मतलब कि बच्चे के मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और वयस्कों के जो विचार आ रहे हैं वो अलग है। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न है, ज़रूरी नहीं वयस्कों की सोच भी बच्चों से निम्न हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।
बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न हो सकती है। जी हाँ, ये राइट आंसर है कि बच्चे जो जैसे कि मात्रात्मक है, तो बच्चे अगर 50 या 60 कितने भी विचार कर रहे हैं, उतने ही विचार की क्षमता वयस्कों में भी होती है, और उतने विचार बच्चे भी एक टाइम पे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 10-20 चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो उतने वयस्क अगर सोच रहे हैं, तो बच्चे भी 10-20 चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। पर वो जो चीज़ सोच रहे हैं, वही सेम चीज़ अगर वयस्क सोचे और वही सेम चीज़ बच्चे सोचे, तो ये ज़रूरी नहीं, इसमें भिन्नता हो सकती है, उनके विचारों में भिन्नता हो सकती है। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। जीन पियाजे का सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से में वयस्कों की भिन्नता। तो उनके कहने का मतलब बच्चे वयस्कों के बराबर क्वांटिटी में सोच सकते हैं, कि उतने ही विचार उनके दिमाग में आ सकते हैं जितने विचार वयस्क करते हैं। ठीक है, पर गुणात्मक रूप में भिन्न होते हैं। वयस्क के विचार और बच्चों के विचार गुणात्मक रूप में भिन्न होते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जेंडर क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जी हाँ, जेंडर समाज द्वारा बनाई गई एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सोशल वर्ड है जेंडर। जेंडर एक सोशल वर्ड है, जबकि सेक्स एक बायोलॉजिकल वर्ड है। जी हाँ, सेक्स एक बायोलॉजिकल वर्ड है और जेंडर एक सोशल वर्ड है। ये बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि जेंडर क्या है और सेक्स क्या है। तो जेंडर सोशल वर्ड है। जेंडर समाज के द्वारा, जेंडर यानी लिंग, समाज के द्वारा बनाया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़के इस प्रकार के कपड़े पहनते, लड़कियां इस प्रकार के। तो ये जो कंपैरिजन कर ये बताया गया है, इनके अलग काम निर्धारित करे गए हैं मेल और फीमेल को अलग अलग बताने के लिए। तो ये जेंडर है। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस में विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शन 4 दे रखे कि विकास के व्यापक आयाम कुल 4 हैं। कुछ किताबों में 6 बताए गए, लेकिन व्यापक आयाम मेन 4 हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्वयं, ये गलत है। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक शारीरिक, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 ये राइट आंसर है। जी हाँ, विकास के व्यापक आयाम 4 हैं। वो है, पहला शारीरिक है, दूसरा संज्ञानात्मक है, तीसरा सामाजिक है, चौथा संवेगात्मक है। जी हाँ, आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, PCSE। जी हाँ, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये विकास के व्यापक आयाम होते हैं। विकास के व्यापक आयाम 4 होते हैं, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। को ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसमें कह रहे हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। मतलब 4th में कहना है, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। बुद्धि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट कुछ भी हो सकती है। ऑप्शन गलत है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, बुद्धि एक बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह होता है। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह होता है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, ये नहीं कि बुद्धि परीक्षण करने वाले 100% बता दे कि हाँ उसकी बुद्धि इंटेलिजेंस करेक्ट निकाल दे। ठीक है, क्योंकि 140 प्लस यानी जिसका IQ लेवल 140 प्लस है, जो कि गिफ्टेड है, प्रतिभाशाली बच्चा है टर्मन के अकॉर्डिंग, तो वो भी ज़रूरी नहीं कोई अच्छा परफॉर्म करे। एवरेज स्टूडेंट, एवरेज जो बच्चा जिसका IQ लेवल एवरेज है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसलिए बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली योग्यताओं का शामिल है। एक जटिल योग्यताओं का समूह है। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है।
ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसको जॉन ड्यू ने प्रतिपादित किया था, जॉन ड्यू ने दिया था प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। उसमें इन्होंने किस तरह से बच्चों को देखते हैं? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, गलत। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, गलत है। छोटे वयस्कों के रूप में, ये भी गलत है। कि एक वयस्क है उसी का बिल्कुल छोटा रूप बच्चे होते हैं, तो ये गलत है। इनो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। अगर बच्चे प्रोग्रेसिव होंगे, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे सक्रिय अन्वेषकों के रूप में होते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं। प्रोग्रेसिव में वो एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं। अगर वो एक्टिव होंगे तभी वो प्रोग्रेस कर रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 21, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित, एक सामाजिक। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं लेव वाइगोस्की ने सोशल एंड कल्चरल थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दिया है, सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी है लेव वाइगोस्की ने। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, अधिगम एक क्या है? लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। और संरचनावाद दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अधिगम क्या है? संरचनावाद दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक गतिविधि है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करना, मतलब पूर्व क्रियात्मक अवस्था की इन 4 ऑप्शन में से कौन सी विशेषता है? आप जानते पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है जिसमें 4 अवस्थाएं हैं। पहली है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है अमूर्त। तो यहाँ पर ये सेकंड अवस्था है पूर्व क्रियात्मक, जो कि 2 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए होती है। तो इसकी विशेषता क्या है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रक्रियता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, विचारों की अनुत्क्रमणीयता यानी इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। दूसरी अवस्था जो आपकी पूर्व क्रियात्मक अवस्था है, 2 साल से 6 साल वाले बच्चों के लिए इनके थॉट्स इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब इनके थॉट्स में रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। रिवर्सिबिलिटी 6 से 11 में आती है, यानी रिवर्सिबिलिटी इनकी 7 से 11 में आती है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स की। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। बाकी ये जो 3 है ये इनकी पहली अवस्था की विशेषता है। लक्ष्य निर्देशित विलंबित जो कि 0 से 2 वर्ष के लिए होती है, संवेदीगामक अवस्था की। जी हाँ, थर्ड आंसर सही है। इस 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो आपकी पूर्व क्रियात्मक अवस्था है, इस काल में बच्चे रिवर्स थॉट को रिवर्स नहीं कर पाते। मान लीजिए एक दुकान तक वो अपने घर से सामान लेने गए, एक दुकान तक वो जाते हैं घर से, तो उस दुकान से घर पे लौटने का रास्ता उनको नहीं पता होता, वो नहीं याद कर पाते हैं। जैसे कि दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जैसे पानी से आइस बनती है, बर्फ़ बनता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बर्फ़ पिघल कर फिर पानी बना देगा। तो ये जो रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होती है ये इनकी अवस्था में नहीं पाई जाती है, ये तीसरी अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मतलब बच्चों और उनके अधिगम के, मतलब जो स्टूडेंट हैं, जो चिल्ड्रन है और उनकी लर्निंग के संदर्भ में क्या सही? बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल अनुवांशिकता के द्वारा, मतलब वो कितना सीखेंगे, किस एबिलिटी सीखेंगे, वो उनकी हेरिडिटी तय करती। गलत। बच्चों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित करती है, मतलब कि जो उनकी सामाजिक आर्थिक है वो स्थिति उनकी सीखने को निर्धारित करती है। ये भी गलत है। इफेक्ट करती है पर निर्धारित नहीं कर सकती। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4, सभी बच्चों सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं एवं सीखने, जी हाँ, सभी बच्चे जो होते हैं वह सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से
सक्रिय होते हैं, स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। अगर उनका किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट है सीखने के लिए तो वे स्वयं से प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बच्चे सीखेंगे तब अगर उनके अंदर सीखने के लिए जिज्ञासा है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो ये क्वेश्चन जो समझ पाए होंगे बच्चे वो समझ गए होंगे। ये इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं पियाजे की सिद्धांत की पहली अवस्था की। जी हाँ, जो कि संवेदी गामक अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज, उस जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए है अवस्था है। उस अवस्था की बात कर रहे हैं कि चालक विकास की मतलब विकास की दर क्या होती है, बच्चा किस प्रकार से विकास करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए एक उदाहरण देते हैं कि बच्चा जो है सबसे पहले चलना सीखता है, उसके बाद कैच करना, हाथ से कैच करना सीखता है। सबसे पहले दौड़ना चलना सीखता है वो, और फिर वो है हाथ से कैच करना। यानी हाथ से कैच करना ये फाइन जो है ये सूक्ष्म चालक विकास होता है, और जो स्थूल चालक विकास होता है वो जो चलना सीखना दौड़ना ये स्थूल चालक विकास होता है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। क्या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पहले होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट बाद में होता है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कैसे, जैसे बच्चे के जो बड़ी मसल्स होती हैं वो पहले डेवलप होती हैं, हाथ और पैर की, लेग एंड आर्म्स की वो मसल्स पहले डेवलप हो जाती हैं। दौड़ना चलना पहले बच्चा सीख जाता है, और फिर अगर कुछ खेलता है तो कैच करना ये फाइन डेवलपमेंट है, तो ये बाद में होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कभी कभी इंग्लिश जो होती है और हिंदी के क्वेश्चंस, तो दोनों मीडियम में पढ़ लें तो इससे बहुत हेल्प मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह अवधि जो वह वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहती है। ये तो बहुत इजी है। इसमें 4 ऑप्शन है, मध्य बाल अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल अवस्था की समाप्ति, किशोर अवस्था। इसमें कह रहे हैं कि जब वयस्क काल शुरू होता है यानी एडल्टहुड शुरू होता है तो उसका ट्रांजिशन कौन करता है, यानी उसका संक्रमण, उसकी शुरुआत किस अवस्था से होती है। तो उसकी शुरुआत किशोर अवस्था से होती है। किशोर अवस्था के बाद ही, क्योंकि किशोर अवस्था के बाद ही वयस्क एडल्टहुड आता है। पहले एडल्सेंस आता है, उसके बाद एडल्टहुड आता है। तो चाइल्डहुड की और एडल्टहुड के बीच की जो है वो एडल्सेंस है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एडल्सेंस से होता है किशोर अवस्था से। किशोर अवस्था के बाद ही वयस्क अवस्था आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं। परीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया अनुसरण करते हुए दूसरे का अवलोकन करती है, बंडूरा द्वारा दिया गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। उद्दीपन अनुक्रिया ये भी गलत है। को पुरस्कार एवं दंड ये भी गलत है। देखिए पढ़ते ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन 4 है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, सक्रिय रूप से, क्योंकि पियाजे ने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट बताया है, उन्हें जिज्ञासु बताया है। सक्रिय रूप से वो सीखने के लिए तैयार रहते हैं, बच्चे प्रेरित रहते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो पियाजे के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। क्वेश्चन 27। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहता है। मौखिक संवाद, जी हाँ, इस संवाद के बारे में पियाजे ने और लेव वाइगोस्की ने दोनों ने अपने सिद्धांत में करा है, पर वाइगोस्की ने इस संवाद को इम्पोर्टेंस दी है कि हाँ इसका बहुत बड़ा रोल है बच्चों के विकास में, पर पियाजे ने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी है। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो बच्चे स्वयं से बात करते हैं, खुद को निर्देश देते हैं, अपने आप से ही बात कर रहे हैं, खुद को निर्देश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वह कौन सी वार्ता है, व्यक्तिगत है, भ्रांत है, समस्यात्मक है, आम केंद्रित है। तो ये व्यक्तिगत वार्ता कहलाती है, प्राइवेट स्पीच बोली जाती है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की मौखिक संवाद व्यक्तिगत वार्ता है, प्राइवेट स्पीच है, और अकॉर्डिंग टू पियाजे यही जो संवाद है वो आम केंद्रित कहलाता है, यानी ईगो सेंट्रिक स्पीच। हालांकि उन्होंने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, बट वाइगोस्की ने इसको इम्पोर्टेंस दी है, प्राइवेट स्पीच।
ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जैसा कि मैंने अभी आपको पहले जेंडर की डेफिनेशन बताई थी कि जेंडर एक सोशल सामाजिक संरचना है और सेक्स एक बायोलॉजिकल संरचना है। तो यहाँ पर मतलब निर्धारित करना कि बच्चे लड़के ट्रेन से खेलेंगे, लड़कियाँ गुड़िया से खेलेंगी, लड़के ये पहनेंगी, लड़कियाँ कुर्ता सलवार पहनेंगी और ये घरेलू काम करेंगी। तो इस प्रकार की जो चीज़ें ये तय करी गई हैं तो विशिष्ट लिंग के लिए, तो ये सब चीज़ें किसने करी है? समाज ने करी है। और ये चीज़ क्या दर्शाती है? ये चीज़ जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाती है। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन है कि जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाती है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप होता है लड़के और लड़कियों के जो भी हैं पहले से ही उनके काम तय कर देना, हाँ ये उनका काम है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। पढ़ते 29। ये प्रारंभिक कक्षा कश्मीर बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसको क्या करना चाहिए? उनके अनुभवों को क्या करना चाहिए? उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अनस्वीकार। बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ के बारे में उनका कुछ पहले से स्कीमा डेवलप होता है। ठीक है, उनके कुछ एक्सपीरियंस, अनुभव पहले से होता है, उस चीज़ के बारे में उनको पहले से नॉलेज है। जैसे कि मान लीजिए आप बच्चों को एरोप्लेन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो उनके दिमाग में पहले से स्कीमा है बर्ड का, कि जो आसमान में उड़ते जाती है चिड़िया होती हैं, पक्षी होते हैं। तो इन आप अगर उनके पास ये अनुभव है, वो एरोप्लेन को देख के भी चिड़िया बोलती हैं, तो उसको क्या करेंगे? आप उसकी बात को नहीं मानेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे? नहीं, बल्कि आप उसके उन पहले के ज्ञान, अनुभव का इस्तेमाल करके उसको संरचित करेंगे, उसको थोड़ा उस पर ऐड करके बताएंगे कि ये चिड़िया नहीं है, ये एरोप्लेन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना, यानी बिल्ड ऑन करना। उनके अनुभवों को, उनके पहले अनुभवों को नींव की तरह मानेंगे। जैसे घर मकान बनने से पहले नींव डाली जाती और उसके ऊपर बिल्ड करेंगे, उसके ऊपर बिल्ड करेंगे, ज्ञान का निर्माण करेंगे कि नहीं ये एरोप्लेन है, इस तरह से बताएंगे। तो उनके अनुभवों को महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है आपका सीटेट का। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के द्वारा के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है? देखिए, जिस बच्चे ने कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा है उनको पता होगा हिंज कौन है। जी हाँ, हिंज एक व्यक्ति है जिसको कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में, स्टोरी में लिखा है और उसके बारे में स्टोरी बताई है कि कैसे उसकी वाइफ बीमार हो जाती है तो वो दवाई को चोरी करने का उसके पास रह जाता है, या फिर उस तरीके से बताया गया इसमें। तो इसमें माना गया है कि अगर वो चोरी कर लेता है तो बच्चे इसको क्या मानते हैं? कोलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है? अगर वह पकड़ा जाएगा उसको जेल भेज दिया जाए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो यहाँ पर कोई सामाजिक क्रम यानी सोशल ऑर्डर की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पर दंड एवं आज्ञा पालन की बात हो रही है कि देखिए अगर उसने चोरी करी है तो बच्चे के विकास में ये आ रहा, बच्चा ये समझ रहा है कि अगर उसने चोरी करी है तो उसको दंड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, दंड एवं आज्ञा पालन, कि अगर वह चोरी करता है तो उसको दंड मिलेगा, अगर वो कोई अच्छा काम करता है, वो आज्ञा का पालन करता है तो वह अच्छा इंसान है। तो ये जैसे कि नैतिक का विकास का सिद्धांत है जिसमें 3 चरण हैं, 3 अवस्थाएं हैं और हर एक अवस्था में दो चरण हैं, यानी टोटल 6 चरण हैं 3 अवस्थाओं में। तो पहली अवस्था जो है पूर्व पारंपरिक अवस्था है, दूसरी अवस्था इनकी है पारंपरिक अवस्था, तीसरी है इनकी उत्तर पारंपरिक अवस्था। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, ये पहली अवस्था पूर्व पारंपरिक अवस्था, जो कि पूर्व पारंपरिक अवस्था है, उसका पहला चरण है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अनुसार यह नैतिक समझ की अवस्था है बच्चों की। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आई होप आपको ये CDP के 30 क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे।
इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हर एक ऑप्शन के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आप ये आराम से कर सकेंगे क्वेश्चंस। 2019 दिसंबर के भी से कुछ क्वेश्चंस इसमें एक जैसे ही हैं, ये जुलाई का है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है प्रीवियस ईयर के पेपर एंड अदर CDP के BEd के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उस पर भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, वीडियो आने वाली है। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।